श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज हम वाक्य के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्यों के जो भेद किए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले वाक्य क्या है, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार तथा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका वीडियो बन चुका है। जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे वाक्य विचार, जो हमारे चर्चा का आधार है रचना के आधार पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो ही आधार पर भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, अब रचना के आधार पर आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ 3 इधर भी दिख रहा, 3 इधर भी दिख रहा है। तो इसका अर्थ है कि रचना के आधार पर जो वाक्य है वह 3 प्रकार का होता है। पहला सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र या मिश्रित। तो इस सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं। कहीं कहीं साधारण वाक्य लिखा रहता है, कहीं कहीं सरल वाक्य लिखा रहता है। दोनों एक ही है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो देखिए यहाँ पर देखिए नाम से ही पता है, सरल वाक्य। सरल मतलब इजी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही समापिका क्रिया हो। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये आपको ध्यान देखना होगा ध्यान से। समापिका क्रिया का क्या अर्थ है? अर्थात जिस क्रिया से उस वाक्य का समापन हो रहा हो उसे हम कह सकते हैं समापिका क्रिया। वह हो जाएगी आपकी समापिका क्रिया। ठीक। अर्थात जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक समापिका क्रिया हो, वह सरल वाक्य होता है। ठीक है। जैसे देखिए, वह खाना खाकर सो गया। वह साधारण वाक्य, वह खाना खाकर सो गया। अब देखिए यहाँ खाना जो खाकर लिखा है, यह खाकर भी, खाना भी तो क्रिया है, परंतु समापिका क्रिया नहीं है। ध्यान यही आपको देना है। खाकर वो अभी समापिका, खाकर अभी समापिका क्रिया नहीं है, वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और सो गया यह समापिका क्रिया है। तो यह भी साधारण वाक्य के, सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही समापिका क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। वह खाना खाकर सो गया। वह एक उद्देश्य हो गया, सोना भी विधेय है, और समापिका क्रिया सो गया, खाना खाकर सो गया। अब नेक्स्ट देखिए लिखा है, घर में मरम्मत का काम चल रहा है। घर में मरम्मत का काम चल रहा है। साधारण सा वाक्य, कुछ इसमें नहीं है। घर में मरम्मत का काम चल रहा है, साधारण सी बात हो गई। नेक्स्ट, दीक्षा और प्रतिभा आज नाटक देखने जाएंगी। दीक्षा और प्रतिभा आज नाटक देखने जाएंगी। अब आज नाटक देखने जाएंगी, ये विधेय और समापिका क्रिया हो गई। परंतु अगर आप ध्यान दें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ दीक्षा भी उद्देश्य है,
प्रतिभा भी उद्देश्य है, तो उद्देश्य यहाँ पर दो हो गए। ठीक है, तो कहीं कहीं सरल वाक्यों में उद्देश्य दो भी हो जाते हैं, पर उससे वाक्य जो है वह परिवर्तित नहीं होता, तब भी सरल वाक्य ही रहता है। जैसे देखिए, दीक्षा और प्रतिभा आज नाटक देखने जाएंगी। तो उद्देश्य भले ही दो है, पर विधेय और समापिका क्रिया एक ही है। आज नाटक देखने जाएंगे, दोनों ही जा रही। ऐसा नहीं है कि दीक्षा कहीं और जा रही है, प्रतिभा कहीं और जा रही है। तो इस कारण से जो दीक्षा और प्रतिभा भले ही उद्देश्य दो होने पर भी आज नाटक देखने जाएंगी, यह इसका जो विधेय और समापिका क्रिया एक एक होने के कारण सरल वाक्य ही कहलाएगा। नेक्स्ट, मोहन के आने से सब खुश हो गए। मोहन के आने से सब खुश होगा। अब देखिए, आना यह भी एक क्रिया है, परंतु यह समापिका क्रिया नहीं है। मैंने आपको बताया समापिका क्रिया जो क्रिया को संपन्न करे। मोहन के आने से सब खुश हो गए, तो इस कारण से यहां पर यह भी सरल वाक्य होगा। यह भी सरल वाक्य होगा। ईमानदार व्यक्ति सदा विजयी होता है। साधारण सा वाक्य बोल रहा हूं, ईमानदार व्यक्ति सदा विजयी होता है। यह भी साधारण वाक्य हो गया। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो सकता है, एक और उद्देश्य हो, परंतु एक विधेय तथा एक समापिका क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे हम लोग साधारण वाक्य अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य पढ़ते थे, सेम टू सेम आप उसी से थोड़ा आप समझ सकते हैं कि सरल और विधान कुछ मेल खाते हैं। तो इसमें भी देखिए, साधारण सा वाक्य लिखा, वह खाना खाकर सो गया, वह गाना गाकर रो गया, कुछ भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, मैंने बताया 3 तरह के रचना के आधार पर हैं। जो नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में क्या कहना चाहते हैं ये देखिए, मैंने इसको अंडरलाइन वो हाईलाइट भी किया है। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, देखिए यहां पर वाक्य नहीं लिखा, उपवाक्य लिखा है। यहां पर वाक्य नहीं लिखा है, उपवाक्य लिखा है। ठीक है, तो और आगे लिखा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े हो। अब देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों की चर्चा जो है, जब पद परिचय हम लोग पढ़ेंगे उस समय उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की जाएगी। पर अभी समझ लीजिए कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, उपवाक्य माने वाक्य से छोटा, वाक्य का छोटा अंश कह सकते हैं उपवाक्य, अर्थात उससे एक वाक्य हो, वाक्य से जो छोटा अंश, उसको हम उपवाक्य कहेंगे। तो उसी को कहा गया, जैसे कप्तान और उपकप्तान की बात कह सकते हैं। तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, स्वतंत्र उपवाक्य। यहाँ विशेष ध्यान आकर्षित आपको कर रहा हूं क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े हो, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, 2-4 अवयव मैंने यहां लिखा है। और, तथा, एवं, अथवा, अन्यथा,
परंतु, मगर, इसलिए, फलतः, ये सब समान अधिकरण समुच्चय बोधक अवयव हैं जो दो उपवाक्यों को, या कह सकते हैं दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, एक उपवाक्य हो गया। वह पढ़ रहा था, देखिए एक वाक्य ये हुआ, और लगाया बीच में, फिर दूसरा वाक्य जोड़ा गया उसमें, उसका भाई सो रहा था। देखिए दोनों अलग अलग है। वह पढ़ रहा था एक वाक्य हो गया, और के माध्यम से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया स्वतंत्र उपवाक्य। वह पढ़ रहा था अलग बात हो गई, चाहे तो हम वह पढ़ रहा था इधर का अगर हाइड कर ले, वह पढ़ रहा था एक वाक्य हो गया इस तरह, फिर और इधर करें उसका भाई सो रहा था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वह पढ़ रहा था और उसका भाई सो रहा था। तो दो उपवाक्य और के माध्यम से समान अधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जुड़े हैं, इसलिए यहां पर संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आप चाय पिएंगे या कॉफी लेंगे। एक वाक्य उपवाक्य हो गया, आप चाय पिएंगे या कॉफी लेंगे। कॉफी, चाय, तो इसमें या जो लिखा, देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, जो या है वह भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव ही है। या अथवा ये सब वही है। तो आप चाय पिएंगे एक उपवाक्य हो गया, या के माध्यम से जुड़ा कॉफी लेंगे। नेक्स्ट, वह बीमार था। वह बीमार था, इसलिए के माध्यम से जोड़ा गया इसको, परीक्षा न दे सका। परीक्षा न दे सका। कहने का तात्पर्य यहां पर दो उपवाक्यों को इसलिए के माध्यम से समान अधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जोड़ा गया है, इस कारण से यह संयुक्त वाक्य होगा। वह बीमार था एक उपवाक्य, परीक्षा न दे सका, दोनों उपवाक्यों को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखिए, वह आया था परंतु शीघ्र ही चला गया। वह आया था परंतु शीघ्र ही चला गया। वह आया था एक उपवाक्य हो गया, परंतु के साथ जोड़ा गया, शीघ्र ही चला गया। शीघ्र ही चला गया, तो यह जो है ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यह? वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे वह सुबह आया था और शाम को चला गया, तो वह सुबह आया था एक उपवाक्य और के माध्यम से जुड़ गया, शाम को चला गया, तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आप स्वयं आ जाएंगे, आप स्वयं आ जाएंगे, फिर या बीच में, या मैं लेने आ जाऊं। आप स्वयं आ जाएंगे या मैं लेने आ जाऊं। मन लगाकर काम करो या नौकरी छोड़ दो। दोनों अलग अलग बातें। मन लगाकर काम करो एक उपवाक्य हो गया, या नौकरी छोड़ दो, या के माध्यम से जुड़ा नौकरी छोड़ दो, तो दोनों मिलकर संयुक्त वाक्य बना देंगे। मैंने उससे बहुत समझाया, मैंने राघव को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना।
मैंने उससे बहुत समझाया, एक उपवाक्य हो गया, परंतु के माध्यम से जुड़ा, वह नहीं माना, तो वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो सरल वाक्य देखिए संयुक्त, अगर संयुक्त का अर्थ ही देखिए, संयुक्त मतलब जो संयुक्त करे, दो उपवाक्यों को संयुक्त, देखते संयुक्त परीक्षा होती है, तो उसी प्रकार से सरल और संयुक्त, इन दोनों के बाद हम आते हैं मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य देखिए यहां मैंने लिखा है मिश्र या मिश्रित, मिश्र भी कहते हैं और मिश्रित भी कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्यों से व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। समझिएगा इसको। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य, मतलब एक मुख्य उपवाक्य होगा, ठीक, एक मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। कहने का अर्थ है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, तो वह मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो वह मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसका भी जैसे मैंने लिख दिया है, देखिए जैसे आपको इसमें ध्यान रखना है, और जैसे जो पीछे वाला था संयुक्त वाक्य, वह भी आपको ध्यान रखना है कि यह आएगा तो मिश्र हो जाएगा, वह आएगा तो संयुक्त हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा है कि, क्योंकि, जैसा, जब, तब, यदि, तो, यद्यपि, जो, जिस, जिनका, जिन्हें, जैसे। समझिए कीवर्ड्स है ये। अगर ये आपके वाक्य में आता है और एक दूसरे पे ऊपर निर्भर है, तो वह मिश्रित वाक्य ही होगा। एग्जाम्पल, माता जी कह रही थी कि आज शाम को मामा के घर जाना है। माता जी कह रही थी कि, अब देखिए यहां जो कि शब्द आया है, यही मिश्रित वाक्य का बोधक है। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। तो गांधी जी ने कहा आश्रित उपवाक्य हो गया, सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। तो एक प्रधान उपवाक्य हो जाता है इसमें, और एक आश्रित उपवाक्य हो जाता है। जैसे मैंने जो घड़ी खरीदी है, जो आ गया यहां पर, मैंने जो घड़ी खरीदी है उसमें हीरे लगे हैं, जो आया इसमें। तो मैंने जो घड़ी खरीदी है वह तो आश्रित हो जाएगा, और उसमें हीरे लगे हैं, यह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो ऐसे ही गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है। तो गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है। उस लड़के को बुलाओ। किस लड़के को बुलाया जाए भाई? जो उधर बैठा है, जो उधर बैठा है। तो इन वाक्यों में आप जो ऊपर मैंने जैसे लिखा है, देखिए यह सब वाक्य इसमें आपको मिलेगा। यह सब वाक्य जो है इसमें परिवर्तित होगा, परिवर्तित क्षमा करिएगा, मिलेगा। जैसे जब रवि मेरे घर आया, जब
जब रवि मेरे घर आया तब मैं पढ़ रहा था। देखिए, जब और तब दोनों आ गया। जब रवि मेरे घर आया वाक्य हो गया, तब मैं पढ़ रहा था। तो जब और तब यहां पर आया और एक दूसरे पर आश्रित है। एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। जब रवि मेरे घर आया तब मैं पढ़ रहा था। नेक्स्ट देख लीजिए। तुम वहां मिलना। कहाँ? जहां दूध का डिपो है। तुम वहां मिलना जहां दूध का डिपो है। तो एक आश्रित उपवाक्य हो गया, एक प्रधान उपवाक्य हो गया। और जहां तहां या वहां जहां आ गया है तो वह क्या हो जाएगा? मिश्रित उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। जब प्रेमचंद मुंबई गए तब वहां उनका मन नहीं लगा। जब प्रेमचंद मुंबई गए तब वहां उनका मन नहीं लगा। अच्छा, तो यहां भी देखिए जब और तब आ गया है। जब और तब आ गया है, इसका अर्थ है कि यह जो है मिश्रित उपवाक्य है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या हुआ? गाड़ी छूट चुकी थी। तो कहने का मतलब एक उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित रहता है। अर्थात एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है और दोनों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़ा जाता है। उसे हम कहते हैं मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य। एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने कहा रचना के आधार पर तीन प्रकार की कल्पना की गई, तीन प्रकार के वाक्य बताए गए। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल साधारण वाक्य कह सकते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय या दो भी उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन समापिका क्रिया एक ही मिलेगी, तो वहां पर सरल वाक्य होगा। दूसरा, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समान अधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तथा जो मिश्र वाक्य से उन्हें कहेंगे जो वाक्य व्यधिकरण, देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, इन दोनों के माध्यम से संयुक्त और मिश्रित में जुड़ते हैं। तो संयुक्त में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़े जाते हैं और मिश्रित में व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़े जाते हैं। इन्हीं दोनों को आप ये जो मैंने की क्यों जैसा जब तब लिखा है इससे आप ध्यान दे के पढ़ें। और यहाँ भी और तथा पर अथवा अन्यथा परंतु इसको भी आप ध्यान दे के देखेंगे तो यह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। जब रवि मेरे घर आया तब मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं जिसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जुड़ा है, इस कारण से यह मिश्रित वाक्य है। तो इस मिश्रित वाक्य है यह। अब आज का टॉपिक हम यहीं पर इसको विराम करेंगे, आज का जो प्रकरण है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।